हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कैपेसिटर। और हम लोग अब फाइनल स्टेज में हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? मेरे पास देखो चैटिंग का मैं बहुत कोशिश किया लेकिन वो चैटिंग आप लोगों का दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाके एक बार देख लेता हूँ। जल्दी से रिप्लाई कर दो कि आप मुझे सुन पा रहे हैं और क्लियरली चीज़ें दिख रही हैं। जल्दी से बता दो, मैं देख लूँ वहाँ पर जाके कंप्यूटर में। यहाँ पे चैटिंग वाला तो ऑप्शन नहीं आ रहा है ठीक से। ठीक है, जल्दी बताओ। सभी लोग बोल रहे हैं हाँ, कई लोग बोल रहे हैं कि हाँ क्लियरली ऑडिबल है और चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए आज और कल हम लोग के पास 2 क्लास और है जिसमें हमें जितना भी सीखना है उसे सीख लेना है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों को ग्राफ खिंचवाया, चीज़ें बताया, समझाने की कोशिश किया, तो हमें लग रहा है कि आप लोग क्लियरली उसे समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा नए टाइप का सोचने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग इसको बता पाते हैं कि नहीं। ये देखो, हम लोग क्या देखे थे, हम लोग इस तरह की बात किए थे, याद होगा तो। देखो ध्यान से मेरी बात सुनोगे सभी लोग ना। ये रहा C, ये रहा R1, ये रहा R2 और ये रहा V। स्विच इज क्लोज दैट, बल्कि यहां पे एक स्विच लगा भी देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्विच S इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। स्विच को t इक्वल्स टू 0 पे क्लोज किया गया तो आपको इस कैपेसिटर में चार्ज बताना है, करंट बताना है, ये सब बताना है। ठीक है, अब हम लोगों के सामने एक बड़ा सा चैलेंज ये आ गया कि हम लोग तो ऐसा तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन पिछले क्लास में आपको याद होगा हम लोग t इक्वल्स टू 0 पे एग्जैक्टली जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच हम लोग करंट दोनों में बता सकते हैं, सब जगह बता सकते हैं। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, जिसे सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जिसे स्टेडी स्टेट करंट बोलते हैं, जिसे टर्मिनल करंट बोलते हैं, जिसे कांस्टेंट करंट बोलते हैं, जिसे करंट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बोलते हैं, जिसे करंट आफ्टर इनफाइनाइट टाइम बोलते हैं, जिसे करंट टेंडिंग टू इनफाइनाइट टाइम बोलते हैं, है ना। ये सब कुछ एक ही बात है, तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। सैचुरेशन, स्टेडी स्टेट चार्ज बता सकते हैं, ये सब बता सकते हैं, लेकिन हम लोग टाइम के फंक्शन में 2 मोमेंट में बता सकते हैं केवल। एक शुरू में बता सकते हैं, एक अंत में फाइनली स्टेडी स्टेट वाला बता सकते हैं। लेकिन हम लोग इन बिटवीन, उनके बीच में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए। अब क्वेश्चन ये है कैसे किया जाए। तो जल्दी से सभी लोग 2 मिनट लें और इसको सही में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दें। चार्ज यहां पर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता दें और यहां पे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता दें। यदि स्विच S को t इक्वल्स टू 0 पे क्लोज किया जाएगा तो जल्दी से आप लोग ट्राई कर लीजिए। अब इसे हम लोग इसे कहें कि ये हाईएस्ट लेवल फिजिक्स है, फिजिक्स फॉर जीनियस जिसे कहेंगे। फंडामेंटली हमें अप्रोच करना होता है। जब भी किसी चीज को फंडामेंटली अप्रोच करना होता है उसे हाईएस्ट लेवल का फिजिक्स कहा जाता है, क्योंकि आपको फार्मूले से चीजें नहीं आती हो। तो जल्दी से 2 मिनट टाइम लीजिए और आप लोग इसको ट्राई कर लीजिए। और फिर उसके बाद हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हमें बार बार वहां जाके देखना भी पड़ेगा कि चीजें ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे बगल में जो चैटिंग है वो उसको मैं बहुत कोशिश किया लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो जल्दी से करिए, चलिए ट्राई करिए, कम ऑन, डू इट फास्ट।
चलिए जल्दी करिए, जल्दी से आप लोग इसको ट्राई कर लीजिए। मैं देखा कि आप लोग तक आवाज़ पहुंच रही है, आप हमें सुन पा रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग इसको कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, तो फिर मैं बताता हूं। और इसके बाद हम लोग कहीं पे भी किसी भी तरह का इक्वेशन बनाने लायक फिर हो जाएंगे ये इसके बाद से, है ना। तो इसे हाईएस्ट लेवल अल्टीमेट फिजिक्स कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। तो हम कहीं भी चीज़ों को फंडामेंटली समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से 1 मिनट और टाइम ले लीजिए। आपका ये जो ट्राई करना है ना, जब आप ट्राई करते हैं तब कहा जाता है कि आप चीज़ें ज़्यादा सीख रहे हैं। जब आप हमें सुनते होंगे, आप किताबें पढ़ते होंगे, तो ये माना जाता है कि आप कम सीख रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा तब सीखते हैं जब आप खुद ट्राई करते हैं, भले ही आए या न आए। जब आप सोचते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अपने लिए अच्छा काम कर रहे होते हैं, ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, किसी भी अननोन चीज़ों को आपका अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं ना। तो जल्दी से आप लोग 1 मिनट और टाइम ले लीजिए और कुछ लिख पढ़ लीजिए, तो फिर मैं आपको बताता हूं कि इस कहीं पे भी हम लोग को कैसे सोचना चाहिए। इसका मतलब है जो यहाँ पे है स्विच S is closed at t equals to 0, यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें दिया हुआ है कि स्विच S is closed at t equals to 0। ये है हम लोगों के सामने एक चैलेंज है। चलिए ये देखिए, मैं इसको क्लोज किया स्विच को, ये देखिए स्विच क्लोज हुआ, स्विच क्लोज, करंट अब भरभरा के भागेगा ना, यहां से करंट चलेगा। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दूं, आप जल्दी से आप हमें ज़्यादा अच्छा होगा कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको बता दें। t इक्वल्स टू 0 पे और t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे आप लोग बता दें कि कितना करंट होगा, कितना चार्ज होगा। जल्दी से बताओ तो जरा, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, जल्दी से बताओ कि t इक्वल्स टू 0 पे करंट बताओ, जल्दी से बताओ। देखो करंट यहां से चला होगा, यहां जा रहा होगा, फिर इधर से नहीं जाएगा क्योंकि इधर 0 होता है, याद करो C। तो करंट यहां से चला होगा, इधर जा रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, लेकिन ये शुरू में बात हो रही है t इक्वल्स टू 0 पे, और करंट की वैल्यू है V/R1। हमको लग रहा है, देख लेता हूं कि आप लोग के आंसर्स आए हैं कि नहीं। t इक्वल्स टू 0 पे V/R1, अच्छा, वेरी गुड। जल्दी से आप लोग इनफाइनाइट टाइम वाला बता दो। ये करंट इधर जा रहा होगा, V/R1 रेट से चार्ज शुरू हुआ होगा चार्जिंग, फिर दोनों में जाने लगा होगा, फाइनली केवल इसमें जा रहा होगा। देखो ऐसे स्टेडी स्टेट करंट, और इसकी चार्जिंग हो चुकी होगी, इस पे Q आ चुका होगा, प्लस एंड माइनस ना, यहाँ पे प्लस एंड माइनस आ चुका होगा, और करंट केवल इसमें जा रहा होगा। हमें लग रहा है कि ये भी बता सकते हैं, यहाँ पे जितना चार्ज आना है आ गया होगा। स्टेडी स्टेट करंट, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट करंट 2, एंड दैट इज व्हाट V/R1 प्लस R2। हमें लग रहा है कि ये भी आंसर आप लोगों का सही होगा। हमें जा के बार बार देखना पड़ रहा है यहाँ पर, है ना। तो हमें लग रहा है कि हाँ, सब बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो हम लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन है। हम शुरू में t बराबर 0 पे करंट बता दिए, जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे बता दिए, जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्टेडी स्टेट करंट।
स्टेडी स्टेट चार्ज भी बता सकते हैं। स्टेडी स्टेट चार्ज, दिस स्टेडी स्टेट चार्ज, बताओ स्टेडी स्टेट चार्ज कितना होना चाहिए? तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना CV किया जाए ना, फार्मूला लगा रहा हूं, नॉट दिस V, CV। बताओ यहां पे कितना, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना यहां पर होगा। स्टेडी स्टेट चार्ज यहां उतना ही, मेरे दिमाग में आया कि चार्ज तो CV ही होता है, हमेशा होता है। दिस फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर कैपेसिटर। सो CV, V, हियर V, जो यहां V होगा वही यहां V होगा, पैरेलल है। इंडक्टर होता तो भी वहां पे उतना ही V होता, तो यहां भी उतना ही V होगा। और V यहां पे होता है IR होता है, यू नो IR, व्हाट इज I? V by R1 plus R2, IR. This is steady state charge. This is steady state charge. This is IR. IR. This is V and R2, IR2. तो आप लोगों को ये भी आइडिया लग गया होगा कि क्या वैल्यूज हैं। स्टेडी स्टेट चार्ज बता दिया, स्टेडी स्टेट करंट बता दिया, शुरू में करंट बता दिया, शुरू में चार्ज तो जीरो है ही। लेकिन एक चीज है, 2 मोमेंट पे तो बता दिए, लेकिन मैं यदि कहूंगा कि 2 सेकेंड पर चार्ज बताओ, 2 सेकेंड पे करंट बताओ, 10 सेकेंड पे चार्ज बताओ, 10 सेकेंड पे करंट बताओ, टी टाइम पे चार्ज बताओ, नॉट जीरो टाइम पे, नॉट इनफाइनाइट टाइम पे, टी टाइम पे, जनरल टी टाइम पे चार्ज बताओ, टी टाइम पे करंट बताओ। अब ये हम लोगों के अभी तक के नॉलेज से बाहर है। यही बात है, अभी फिलहाल तो करने जा रहा हूं, जनरल करने जा रहा हूं। ध्यान से आप लोग देखेंगे, सभी लोग देखें ध्यान से देखो। मैं माना T, एट T, जनरल T, ध्यान से बारीक से देखो। एट T जनरल करंट I, दिस इज I, दिस इज I1 या I1 लिख लेता हूं, चलिए। दिस इज I1 एंड दिस इज I माइनस I1। ध्यान से फिर से देखो, माना कि बैटरी से करंट I जा रहा है, माना कि बैटरी से करंट I जा रहा है, I इधर की तरफ I1 जा रहा है किसी T टाइम पर, और बचा हुआ करंट जो I के अलावा बचा हुआ I में I1 के अलावा बचा हुआ I माइनस I1 इससे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और T टाइम पर ही करंट I माना हूं, T टाइम पर ही I1 माना हूं, तो ये बचा हुआ I माइनस I1 हो गया है, और T टाइम पर ही चार्ज माना हूं। ये मैं जो अजम्पशन है, जिसको मैं बार बार साइंस में कहता हूं कि जब तक आप चीजें मानेंगे नहीं तो आप इक्वेशन लिखेंगे नहीं, फार्मूला लगाएंगे नहीं, लॉज लगाएंगे नहीं, तो फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन और आंसर आएगा कैसे, है ना। तो अजम्पशन एक पहले आता है जो मैं अज्यूम कर लिया हूं। अगला पॉइंट है इक्वेशन लिखना। नेक्स्ट पॉइंट इज टू राइट इक्वेशन, पोटेंशियल इक्वेशन। चलिए मैं पोटेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, सभी लोग ध्यान दें। मैं यहां से चला, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, यहां से चला V आया, V पोटेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं। दिस इज V माइनस IR1, इस लूप में लिख रहा हूं, देखो इस लूप में माइनस IR1 हियर माइनस I माइनस I1 R2 हियर इज इक्वल टू 0। फोकस करें आप लोग, दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये सिचुएशन है, ठीक है।
एक इक्वेशन ये है, लेकिन अभी से ये डिफरेंशियल या इंटीग्रल फॉर्म में तो नहीं आया, क्योंकि दो चीजें वेरिएबल है, I1 और I पता नहीं क्या इधर उधर हो रहा है। एक और चीज है जो हम लोगों को समझना है, वो ये है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है उतना ही इसके अक्रॉस है। मतलब ये हुआ कि यदि IR, या फिर इसमें घूम जाते हैं, यदि आपको कम समझ में आ रहा है तो इसमें आप घूम जाइए, है ना, ऐसे दिस इज माइनस Q बाई सी, दिस इज माइनस Q बाई सी, दिस इज प्लस, ऐसे घूम रहा हूं, और ये देखो करंट का उल्टा चल रहे हैं, प्लस IR बराबर 0। इसी को मैं बोल रहा था कि ये दोनों बराबर है, देखो इधर उधर कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम लोग Q बाई सी भी लिख सकते थे। इसका मतलब यहां पे Q बाई सी भी ये इस जगह पे हम लोग लिख सकते थे। मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि V माइनस आई R1 माइनस Q बाई सी बराबर 0, ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन एक चीज और यदि नोटिस किया जाए यहां पे, तो देखने को आपको ये मिलेगा कि यहां पर जो वैल्यू है जो हमें पुट करना है, यहां पर I हमें हटाना है I1 के टर्म में, I हमें हटाना है I1 के टर्म में। तो हमें साफ लग रहा है कि I माइनस I1 बराबर Q बाई सी R2 है। सहमत है? I माइनस I1 बराबर, यहां से आप लोग सॉल्व करके देखिए ये है, और यहां से एक और चीज जो निकल के आ रही है वो I है, I बराबर I1 प्लस Q बाई सी R2 है। इसका मतलब यहां पर हम लोग V माइनस I की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, I की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं I1 प्लस Q बाई सी R2 R1 माइनस Q बाई सी बराबर 0। प्रॉब्लम किस बात की है जो हम लोगों को समझना है, जरा देखो तो। हम लोगों के पास ये, जानते हो मैं I को क्यों हटाया था? क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, एक बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता था ध्यान से कि जो करेंट कैपेसिटर वाले लाइन में होता है, जो करेंट कैपेसिटर के लिए होता है, उसी से उसकी चार्जिंग होती है ना। इसका मतलब साफ है, दिस I1 बराबर dQ बाई dt। एक बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है कि किसी सर्किट के पार्ट में, किसी लाइन में किसी सेक्शन में जो रेट ऑफ चार्जिंग या रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, रेट ऑफ डिक्रीजिंग चार्ज और एनीथिंग रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, वही करंट होता है उसके लिए। तो इसका मतलब I बराबर dQ बाई dt नहीं है, नॉट दिस I बराबर dQ बाई dt। यहां पे मैं dQ बाई dt नहीं रख सकता था, क्योंकि Q यहां माना गया है और इस Q में चेंज तो I1 वाला है, नॉट दिस, ओनली दिस। तो एक बड़ा सा पॉइंट निकल के आ रहा है जो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमको बताओ, क्या मैं I1 की जगह dQ बाई dt लिख सकता हूं कि नहीं? हियर dQ बाई dt, उसके बाद हमें मिलेगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उसके बाद हमें मिलेगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें उसे सॉल्व करना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि दिस इज अल्टीमेट फिजिक्स, दिस हाईएस्ट लेवल फिजिक्स, दिस फिजिक्स फॉर जीनियस।
है ना, जिसे कहते हैं कि ये फिजिक्स है ना, कि ये IIT PMT तैयारी दिस एंड दैट, है ना। मैं फिजिक्स को बता रहा हूँ, और ये बियॉन्ड कोर्स नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक नहीं बताया हूँ, ऐसा कोई भी रूल लॉ लूप लॉ ऐसे कुछ भी नहीं बताया हूँ नया जो फिजिक्स के चैप्टर में ना हो, सब है ना। तो एक ये पॉइंट है जो आपके सामने है। हाँ, अब ये है कि मैं आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट किस तरह से किया हूँ। मैं जानबूझ के ये हटाना चाहता था ताकि मैं I1 की जगह लिखूं, और मैं इसकी जगह ये लिखने जा रहा हूँ। आप लोग देखें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये रहा V माइनस इसकी जगह लिखता हूँ dq/dt प्लस q/CR2 इंटू R1 बराबर q/c। q/c को उधर लेके चला गया। हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज कर सकता हूं मैं तो कहता हूं कि इसको उधर लेके चले जाएं, इसको इधर लेके आ जाएं। v माइनस q/c बराबर dq/dt प्लस q/CR2 इंटू R1। नहीं, इसको उधर लेके चला गया, इसको इधर लेके आ गया, है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब ये देखो क्या हो रहा है, dq/dt प्लस q/CR2 बराबर CV माइनस q/CR1। सही है, बोलो। ये R1 डिवाइड कर दिया इधर नीचे, इसको इधर, और ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैं इसको लेके उधर जा रहा हूं। समझने वाली बात है। dq/dt बराबर CV माइनस q/CR1 माइनस q/CR2, ये है। ठीक है। सो यहां से यदि मैं ऊपर और जाऊं और इसको हटाऊं, हमको लगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको भी मैं मिटा देता हूं। और अब फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। यहां से हमें ये मालूम चला कि dq/dt बराबर, यहां पे यदि हम लोग वो ले लें, LCM ले लें, CR1 R2 आपको मिल जाएगा। तो आपको मिलेगा R2 CV माइनस Q माइनस R1 Q बाई CR1 R2। सही है, बोलो। तो हम फाइनली, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। हमारे पास जो रिजल्ट एक्सप्रेशन आया वो ये आया कि, अच्छा, हाँ, ये वाला वैल्यू R2CV माइनस Q R1 प्लस R2 बराबर dt/CR1 R2 इंटीग्रेशन। आप इसको, ये जो रिजल्ट आया है इसके आगे आप लोग करिएगा, वैल्यू रखिएगा। t जब 0 था तो चार्ज 0 था, और जब t था तो चार्ज q था। यही करना है। ये इसके बाद फर्दर आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। आप लोग अपना करिएगा, यही मैं आपको बताना चाहता था। दिस इज फाइनल रिजल्ट। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आ चुका है, बड़ा सिंपल सा ये लग भी रहा है। देखिए ln में आने वाला है, ये लिमिट भी रख दिया हूं आपके लिए आसानी के लिए। तो किस तरीके से मैं आगे बढ़ा और इक्वेशन लिख के फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गया। इसके बाद फर्दर आप लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है, है ना। तो एक तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को सीखना था।
इसके बाद आगे कर लीजिएगा। हमें लगता है कि इसके बाद थोड़ी सी दिक्कत नीट वालों की होगी, लेकिन हमें नहीं लगता है नीट वालों के लिए भी मैं इतना तो पढ़ाई दिया हूँ, बता ही दिया होगा कि रियली में ये लॉग है और लिमिट रखना सीख ही लिए होंगे। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं होगा नीट वालों को तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेहनत करने में, कैलकुलेशन करने में, रखने में, क्योंकि वो मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। बाकी मैथ्स वालों के लिए बहुत आसान सा है, ये आप लोग करिएगा। अगला जो बड़ा पॉइंट है निकल के जो सामने आ रहा है वो कुछ और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, जो समझना है। जरा देखो तो, अब मेरे दिमाग में एक और आ रहा है। मेरे दिमाग में ये तो बहुत लंबा हो गया यार, क्या क्या नहीं किए, ये लिखे, ये आया, अभी भी फर्दर बहुत कुछ करना बाकी है, इतना लंबा सा डरावना एक्सप्रेशन, रिजल्ट, ये बड़ा अजीब सा है। क्या कुछ छोटा मेथड नहीं है? तो मैं छोटा मेथड बताने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फंडामेंटल वाला हर जगह जो छोटा मेथड होता है वो हर जगह नहीं लगता। उस तरह की चीज़ें होती हैं तभी लगता है। जैसे मैं एक बैटरी रहेगा तो कर सकते हैं, कई बैटरीज हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, और कई कैपेसिटर हो जाएंगे, कई रेजिस्टर हो जाएंगे, इंडक्टर हो जाएंगे, तो फिर तो आपको इसी के अनुसार चलना होगा जो अभी मैं आपको बताया हूं। तो चलिए एक छोटा मेथड जिससे मैं चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताया जा सके। ओके, तो चलिए ये आप लोग कर लीजिएगा। मैं काफी हद तक आपको बता भी दिया। चलिए जरा सुनिए तो ध्यान से। मेरे दिमाग में कुछ नई बातें हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि जब भी इस तरह का कैपेसिटर, रेजिस्टर और ये बैटरी इस तरह का कनेक्शन हो तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो चार्ज कितना आएगा और टाइम कांस्टेंट क्या है। बाकी तो हमें एक एक्सप्रेशन मालूम है कि Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ये चार्जिंग ऐसे ही होता है, ये हमें पता है। ये जब मैं पता है तो इसके बाद मैं सोचता हूं कि क्या इसको मैं कितना सोच के इस पे यूज कर सकता हूं। चलिए मैं सीधा आंसर लिखता हूं। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से। सीधा आंसर कैसे? Q ऑन दिस कैपेसिटर इज नथिंग बट, जो फाइनली आता है वो मैं Q नॉट, दैट Q मैक्स तो हम लोग कर चुके हैं। कैसे? CV, फाइनल V कितना याद है? V बाई R1 प्लस R2 IR, CV तो IR 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। कितनी अजीब सी बात है ना कि आंसर आ गया सीधा। कितना मजेदार चीज है ना कि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। दिक्कत किस बात की है? देखो Q मैक्स तो लिख दिया हूं। Q मैक्स इज स्टेडी स्टेट चार्ज, दैट इज CV, that V is IR मतलब IR2, this is I and this is R2, this is Q max। जो मैक्सिमम चार्ज आना है वो लिख दिया, that is Q नॉट, Q max 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t तो रहेगा ही, Q और T का रिलेशन है। टाउ की प्रॉब्लम आ रही है अब हम लोगों के सामने, टाउ की प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं टाउ कैसे लिखा जाएगा। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। तो इसको कैसे सोचा जा सकता है वो सुनो। एक्चुअल में यहां पे कनेक्शन होता है और जिस तरीके से इसकी चार्जिंग होती है उसी पैटर्न में इस तरह की डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है।
और डिस्चार्जिंग में बैटरी नहीं होता, तो क्यों ना बैटरी को न माना जाए टाइम कांस्टेंट के लिए। कैसे? तो देखो, जहां पे बैटरी है ना वहां पे वायर मान लो, बैटरी को हटा दो और कहो कि इसके लिए इसके अक्रॉस किस तरह का आर है, किस तरह का सी है। फिर से सुनो ध्यान से, किसी सी वाले सर्किट के अक्रॉस, सी वाले सर्किट के अक्रॉस, यहां पे कई और कैपेसिटर सीरीज में हो पैरेलल में हो फर्क नहीं पड़ता, पूरे सी के अक्रॉस आर कितना है ये इस पे डिपेंड करता है कि हम सर्किट को क्या मान के आर इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। तो क्या करना है भाई, हम बैटरी को हटा देंगे ताकि हम लोग टाउ लिखें। ये इस एक्सप्रेशन में देखो हम ये लिख चुके हैं, टी तो रहेगा ही एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के नाम पर, ई तो है ही, वो तो कांस्टेंट होता है, दिस इज रिलेशन क्यू टी। टाउ लिखते ही हमारा काम हो जाएगा, पर टाउ नहीं समझ में आ रहा है कितना लिखा जाए, तो मैं बता देता हूं टाउ कितना लिखना है। किसी भी सर्किट में फटाक से इस बैटरी को हटाओ और वहां पे वायर सोचो। जैसे ही तुम यहां पे वायर सोचोगे R1 R2 पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि टाइम कांस्टेंट होता है R इंटू सी, बल्कि R इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट होता है ना। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, बैटरी को हटाकर बता ही रहा हूं। इसका मतलब दो पैरेलल है तो R की जगह R इंटू सी, R इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, यही आर सी टाउ होता है। सो व्हाट इज R इक्विवेलेंट, दैट इज R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू सी इक्विवेलेंट इज नथिंग बट सी। एक इसको उठाओ और ले जाके यहां पे रख दो और तुम्हारा रिजल्ट आ गया। ये मैं आपको बताना चाहता था। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो सोचो कितना शॉर्टकट मेथड है, सीधा मैं इसको सोचा और आंसर लिख दिया, जबकि उसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ा, कितना पापड़ बेलना पड़ा, इतना इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन, लूप, रिलेशन, कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, पता नहीं कहीं मिस्टेक भी हो सकता था नहीं। तो ये एक पॉइंट है। और इसमें t इनफाइनाइट रख देंगे तो इतना ही चार्ज आ भी जाएगा नहीं। तो एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को जानना चाहिए। और ये वाला जो मैं एक शॉर्टकट मेथड बताया हूं, इसको आप यूज भी करिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप लोग, और इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो यहाँ पे करंट भी आ जाएगा। हालांकि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये रहा अल्टीमेट फिजिक्स, अल्टीमेट, जिसमें हमें जो पहले पिछले वाले क्लास में सीधा सोच सोच के ग्राफ खींच दिए और दो मोमेंट पर स्टेडी स्टेट और t बराबर 0 पे जो करंट बताए थे और चार्ज बताए थे, इस बार वो नहीं बल्कि सीधा मैं रिजल्ट निकाल के बात कर रहा हूं कि क्या वैल्यू होगा करंट और चार्ज का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए, हमें लगता है कि आप लोग मेरी बातें सीख रहे होंगे, चीजें समझ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अच्छा, ये बात फिर से यदि मैं ऐसे करूं, यदि मैं ये कहूं कि ऐसा है भाई कि फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ ईच सर्किट, फाइंड टाइम कांस्टेंट, यदि मैं क्वेश्चन कहूं कि फाइंड टाउ इन ईच केस, यदि मैं कहूं कि फाइंड टाइम इन ईच केस, तो पहला केस यदि मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा है भाई कि ये देखो बैटरी है और ये R1 है, ये R2 है, तो बताओ दूसरा केस यदि मैं कहूं कि ये रहा बैटरी और ये रहा R, ये रहा C1, ये रहा C2 और ये रहा V। यदि मैं तीसरा कहूं कि
ये बैटरी है और ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा C1, C2, ऐसे ना। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता दें? कुछ नहीं, सब सर्किट में इसकी जगह केवल R माना जा सकता है, C तो केवल एक है ही। इसकी जगह केवल C माना जा सकता है, बाकी तो R है ही। इसकी जगह केवल R और केवल C माना जा सकता है, बाकी सीरीज में है ही ना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें लग रहा है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे टाउ की जगह, बाकी तो इक्वेशन आपको पता ही है कि इक्वेशन यही लिखना है ना। Q बराबर Q0 1 माइनस C टू दी पावर माइनस T बाई RC, लेकिन T बाई RC वेयर RC इज नथिंग बट R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। तो आपको नहीं लग रहा है कि टाउ यहां पे लिखा जा सकता है टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट क्या होता है? R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट, यही फॉर्मूला है सबके लिए। तो बताओ इसके लिए मैं क्या लिखूं? तो R इक्विवेलेंट की जगह लिखूंगा R1 प्लस R2 और C इक्विवेलेंट की जगह C है। यहां पे बताओ क्या लिखूंगा? यहां पर R की जगह, R इक्विवेलेंट की जगह R है, C इक्विवेलेंट की जगह C1 प्लस C2 है। बोलो यहां की जगह क्या लिखूंगा? टाउ बराबर जो चार्ज हमें सोचना है, करना है, तो मैं कहूंगा R इक्विवेलेंट की जगह R1 R2 बाई सॉरी, इसकी जगह मैं लिखूंगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अच्छा, C इक्विवेलेंट सीरीज है तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2। हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी टाउ की जगह ही रखना है, बाकी तो आपको पता ही है कि हमें क्या इक्वेशन लिखना है ना। अच्छा, ये हुआ, ये सी डायरेक्ट सीधा फटाक से वो वैल्यू लिखना जो हमें टाउ की जगह लिखना है, मतलब टाइम कांस्टेंट की जगह लिखना है। बाकी आपको पता है कि चार्ज कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, करंट किस तरीके से वैरी करेगा, वो एक पार्ट हुआ ना। अच्छा, ये अभी तक नहीं आया नेटवर्क इसका, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमें ये बताना है आपको जल्दी से कि यदि पहले से चार्ज दिया रहे तो हमें क्या करना चाहिए। यदि मैं आपसे ये कहूं कि पहले से चार्ज दिया रहे, ध्यान से, हाँ ये रहा स्विच, पहले से यदि चार्ज दिया रहे, दिस इज Q0 प्लस माइनस, और ये है R, ये है C, ये है V, ये है स्विच। आप हमको ये बताओ, फोटो देख लो, फोटो देख लो, पहले से ही बैटरी अभी देखो कोई काम नहीं कर रही है बैटरी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर पहले से ही चार्ज्ड हो, Q0 प्लस माइनस उस पे हो, ऑलरेडी चार्ज हो कैपेसिटर पे, और बैटरी लगा हुआ है, रजिस्टर है। इफ स्विच एस इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0, आप लोगों का आ रहा है ना, सही चल रहा है? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि if switch S is closed at t equals to 0, यदि स्विच को t बराबर 0 पे क्लोज कर दे तो आपको बताना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है अब फिर हमारे लिए नया, फिर से अल्टीमेट फिजिक्स है ये, फिर से मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा फिजिक्स नहीं होता दुनिया में, खासकर इस लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल पे जितना हम लोगों को जानना चाहिए, जितना जीनियस की बात हो सकती है होने की इस लेवल में, तो वो यही है ना। ये इसी तरह की बातें हैं। पहले से ही चार्ज है, ये बैटरी एक जोड़ा जा रहा है। अब बताना है कि
चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड करेंट ना। चलिए 1 मिनट टाइम लीजिए और इसको जरा सोचिए, बाकी तो मैं करूंगा ही, तो जल्दी से करिए, देखिए आप लोग कितना कर पाते हैं। कम ऑन, डू इट फास्ट। तब तक मैं देखता हूं कि आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं, है ना। आप लोगों के लिए एक नई चीज आई होगी ये कि भाई क्या किया जाए, है ना। आप लोगों के लिए एक नया चीज आ गया होगा कि पहले से ही चार्ज है तब क्या होगा। चलिए टाइम इज ओवर। जितना सोचे होंगे सोच लिए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बताने जा रहा हूं, सभी लोग देखो तो मैं ये कह रहा हूं कि अब हमें जनरल तो मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ये रहा बैटरी है, ये रहा स्विच क्लोज हो चुका है, ये रहा रजिस्टर, ये रहा C, R एंड V। कितना इंटरेस्टिंग है। सभी लोग फोकस करो मेरी बातों पे, आपको बड़ा मजा आएगा। ध्यान से मैं ये कर रहा हूं कि शुरू में चार्ज है या एक बड़ा साइंस के बारे में, फिनोमेना के बारे में एक बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ा पार्ट कवर करने की कोशिश करेगा ये। जब हम कोई चीज फार्मूला डिराइव करते हैं या फिर रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, कोई सिचुएशन होता है और किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना, किसी भी सिचुएशन का हो, जब हम एक ही तरह की बात में कुछ शुरुआत में बदलाव करते हैं, क्यों नॉट, तो आपको पता है अप्रोच पूरा वही होता है, केवल लिमिट बदल जाता होगा। शुरू में चार्ज 0 रखते थे, अब चार्ज 0 नहीं रखेंगे। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बात इस क्वेश्चन की नहीं है, बात कहीं पे वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पावर, इंड्यूस ईएमएफ, करेंट, दिस दैट, चार्ज, फर्क ये नहीं पड़ता कि पहले से ऑलरेडी चार्ज हो गया तो क्या करें। जरूरत ये है कि जिस तरीके से हम चीजें करते हैं साइंस में, फॉर्मुलेट करते हैं, अप्रोच लगाते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो बस कैलकुलेशन में जो लिमिट होती है ना, जो रिफरेंस होता है ना, जो शुरुआत होता है ना, वो बस बदल गया है। शुरू में 0 चार्ज रखते हैं, अब शुरू में 0 नहीं है। जैसे अभी भी देखो मैं जनरल टाइम T मान रहा हूं, जनरल चार्ज Q मान रहा हूं, जनरल करंट I मान रहा हूं, जनरल करंट I मान रहा हूं, सब कुछ जनरल वैसे ही मान रहा हूं जैसे मैंने माना था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस इन सीरीज के नाम पर जो माना था वही मैं मान रहा हूं। नया तो मैं कुछ नहीं मान रहा हूं। आपको नहीं लगता है कि ये वही, याद आ रही होगी आपको कि ये वही वाला डायग्राम है और वही इक्वेशन भी है। देखो कैसे, यहां से चला मैं लिख रहा हूं V प्लस V माइनस इक्वेशन, पोटेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, माइनस Q बाई C माइनस IR बराबर 0। चेक कर लेना, यही इक्वेशन लिखा भी था मैं, आप लोग अपने स्तर पे चेक कर लेना। दूसरा देखो, दूसरा ये भी चेक कर लेना कि IR बराबर V माइनस Q बाई C वहां लिखा था, अभी भी वही है। I बराबर dQ बाई dt होता है, तो अभी भी मैं वही लिखने जा रहा हूं। R तो है ही, दिस इज dQ बाई dt एंड दिस इज नथिंग बट CV माइनस Q बाई C।
अब Q एक तरफ, तो यहां से हमें मिला, देख सकते हो, dq बाई Q वाला एक तरफ, CV माइनस Q बराबर ये वाला उधर dt बाई RC। आपको नहीं लगता है कि ये चीजें सेम रह गई? देख लो, तुम चेक कर लेना, क्या यही इक्वेशन नहीं आया था चार्जिंग के टाइम पर? बस गड़बड़ क्या होगा मालूम है? t बराबर 0 पर चार्ज 0 नहीं है, Q नॉट है, और जनरल टाइम t पर जनरल Q है। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं, इसके थ्रू ये भी सीख लो कि जब चीजें इनिशियल स्टेट या इनिशियल कंडीशन किसी भी सब्जेक्ट में, चैप्टर में, साइंस में जब बात होगी, तो नया नहीं, लिमिट बदलते हैं, इनिशियल कंडीशन बदलता है, लिमिट का कंडीशन बदलता है, बाकी जो चीजें होती हैं वो नहीं बदलती। और ये अपना कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर, फाइनल। आपका काम है, इसके बाद फर्दर ये मेरा काम नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी बिना कैलकुलेशन के मैं रिजल्ट बताने जा रहा हूं। फिर देखो मैं कैसे सोचता हूं। जैसे मैं सोचूंगा, बिल्कुल मैं बहुत साइंस की चीजों को, फिनोमेना को मैं सुपरपोजिशन के तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में हर जगह सुपरपोजिशन होता है, हालांकि लीनियर जो वेरिएबल होते हैं वहां पर हम लोग सुपरपोजिशन की अक्सर बात करते हैं, लेकिन कई जगह नहीं होता है, वहां भी होता है। तो मैं किस तरीके से दुनिया को मैं कैसे देखता हूं, साइंस को खासकर साइंटिफिक तौर पे, वो देखिए, मेरा एंगल ऑफ विजन देखिए कैसे मैं सोच रहा हूं। ये अपना देख लीजिएगा, रिजल्ट आप लोग मिला लीजिएगा। मैं सीधा आंसर लिखने जा रहा हूं। मैं जनरल नहीं मानूंगा, मैं इक्वेशन पोटेंशियल नहीं लिखूंगा, I को dq बाई dt नहीं लिखूंगा, इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, फिर सॉल्व नहीं करूंगा, सीधा आंसर लिखने जा रहा हूं जो यहां से आने वाला है इतना मेहनत के बाद। ध्यान से देखो मैं कैसे सोच रहा हूं। मेरे दिमाग में आ रहा है यहां पर, अभी जस्ट इससे पहले क्या बताया था, मैं कहा था कि बैटरी जिस तरीके से चार्जिंग कर रही होती है उसी पैटर्न में डिस्चार्जिंग होता है, और बैटरी को हटा के सोचा जा सकता है, क्योंकि डिस्चार्जिंग में तो बैटरी को हटाना होगा। सेम वैसे ही मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे, जरा देखो तो, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे, दो फेनोमेना एक साथ शुरू हो जाएगा, उसी का रिजल्ट करंट भी होगा, उसी का रिजल्ट चार्ज भी होगा। तो मैं कैसे सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं कि जो Q नॉट ऑलरेडी है वो कनेक्ट हो चुका है, यहां पे कनेक्शन ही होता है, बैटरी अलग से नहीं होता है ना, डिस्कनेक्टेड नहीं होता है। तो Q नॉट का डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगा। मैं Q नॉट मानूंगा और केवल R मानूंगा, बैटरी मानूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि भाई ये कनेक्ट हो गया है और ये 0 होना चाहता है। और बैटरी की बात मानूंगा, बैटरी कहता है कि नहीं मैं इसको चार्ज करूंगा। तो बैटरी का काम है चार्जिंग करना, और कनेक्ट हो जाने के बाद Q नॉट का काम है अपने आप को डिस्चार्ज करना। कुल मिलाकर जो रिजल्ट होगा वही इस पे चार्ज होगा, और जो करंट वाला भी जो रिजल्ट होगा वो करंट होगा। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि t टाइम बाद मैं यहां पे चार्ज भेजूंगा CV1 माइनस e⁻t/RC। सहमत हैं? ये कह रहा है कि t टाइम बाद तो हम इतना चार्ज भेजेंगे। ये कह रहा है कि मेरा चार्ज यहां पे इतना होना चाहिए, और Q नॉट कह रहा है कि मेरे डिस्चार्ज होने के बाद इतना होना चाहिए। बताओ, डिस्चार्जिंग वाला ये इक्वेशन होता है कि नहीं? ये कह रहा है कि t टाइम बाद मैं इतना बचूंगा, ये कह रहा है कि मैं इतना भेजूंगा, तो जोड़ ही तो मेन है, वही तो रिजल्ट चार्ज होगा। और आपको सरप्राइज होगा जान के, ये कर लीजिएगा, रिजल्ट यही आएगा।
रिजल्ट यही आएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से मैं सोच रहा हूं कि ये आखिर एक कनेक्शन हो गया है। तो क्यू नॉट कह रहा है कि हम तो पूरा कंप्लीट डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। दिस इज चार्ज डिस्चार्जिंग वैल्यू आफ्टर टाइम टी, और पोटेंशियल कर रहा है, बैटरी कर रहा है कि हम इसको चार्जिंग करेंगे, और ये चार्जिंग है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का सुपरपोजिशन का रिजल्ट है कि चार्ज यहां पर कितना होगा। ये मैं आपको बताना चाहता था बिना इन सब लाग लपेट के, बिना इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशन, फॉर्मुलेशन, है ना, इन सब के। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा कि कैसे शॉर्टकट मेथड है, कैसे किस तरीके से चीज़ें देखी जा सकती हैं। जैसे मैं देख रहा हूं वैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी चीज़ों को इस तरीके से देखें। बाकी करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, अच्छा है सुपरपोजिशन लगा लीजिएगा। डिस्चार्जिंग वाला करेंट एंड चार्जिंग वाला करेंट माइनस करना होगा, कर लेना भाई। चार्जिंग वाला ऐसे करंट होगा, डिस्चार्जिंग वाला ऐसे करंट होगा, माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। और चाहे एक और हथियार है आपके पास, इसको डिफरेंशिएट कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे नई नई आके आपके सामने आ रही हैं। अच्छा ये बताओ, क्या हमको आप लोग ये बता सकते हैं कि यदि दोनों पे प्लस प्लस क्यू नॉट होता तो क्या होता? क्या आप हमको ये बता सकते हो कि दोनों पे प्लस प्लस, प्लस माइनस है तब तो डिस्चार्ज होने लगा था, दोनों पे यदि प्लस प्लस होता तो क्या होता? बोलो, दोनों पे यदि प्लस प्लस होता तो क्या होता? मैं बताऊं क्या होता। पहले तो ये जानो कि प्लस माइनस होता है तो डिस्चार्ज होके जीरो हो जाता है, पर प्लस प्लस होगा तो वो तो डिस्चार्ज होने का नाम लेने वाला नहीं है, वो वैसे ही रह जाएगा, सिंपल सा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आए कैसे? तो ध्यान से सुनना, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये देखो, आपको पता है जो बैटरी किसी कैपेसिटर को चार्ज करती है या कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, वो दोनों प्लेट के अंदर वाले सरफेस के लिए होता है। यदि मैं कहूं कि ऑन पॉजिटिव प्लेट, ऑब्वियसली ऑन पॉजिटिव प्लेट या लेफ्ट प्लेट, लाइक दिस इज सपोज ए एंड बी ऑन प्लेट ए, इसको मिटा देता हूं। ऑन प्लेट ए मैं कैसे लिख रहा हूं जरा देखो। तो मैं कहूंगा कि ये जो बैटरी चार्ज करता है ना, वो सारा चार्ज अंदर वाले सरफेस पर होता है। अंदर वाले पे प्लस होता है, अंदर वाले पे ही माइनस होता है, और उसी अंदर वाले के कारण फील्ड होता है, उसी अंदर वाले के कारण कैपेसिटर बिहेव करता है, उसी अंदर वाले के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी अंदर वाले के कारण पूरा प्रोसेस होता है। जो पिछला वाला क्यू नॉट प्लस माइनस के लिए था, उसमें भी उसी अंदर वाले के कारण था। अब बताओ, मैं कहूंगा इस बार प्लस प्लस तो डिस्चार्ज होगा नहीं, तो क्यू नॉट तो एज इट इज रह जाएगा, बाकी आपको पता ही है ये होगा। आंसर आ गया। और यहां पे करोगे तो यहां पे माइनस कर लेना, यही वाला ऑन प्लेट बी, क्यू इज नथिंग बट क्यू नॉट तो रहेगा ही, ये प्लस वाला हो तो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर वाले पे जो चार्ज है वो एक पे प्लस चार्ज आता है बैटरी का, तो एक पे माइनस आता है। ये है, समझ में आ रहा है क्या? दिस इज नेट चार्ज ऑन प्लेट्स। हमको लग रहा है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बोले बताओ, अब मैं कठिन चीज पूछने जा रहा हूं, देखता कि तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। सबसे कठिन चीज, देखता हूं कि बता पाते हो कि नहीं। सबसे कठिन चीज अभी तक जो पढ़ाया मैं आपको, ये रहा बैटरी, ये रहा स्विच, ये रहा रेजिस्टर,
ये बताओ यहाँ पे Q1 हो जाए, यहाँ पे Q2 हो जाए, है ना, और मैं स्विच को क्लोज करूं, है ना, ये C है, स्विच इज क्लोज, स्विच S इज क्लोज एट t इक्वल्स 0, क्या करना पड़ेगा बताओ? कोई तरीका है सीधा आंसर लिख देने वाला? बाकी तो आप जानते ही हैं। क्या हम लोग के पास कोई तरीका है कि सीधा आंसर लिख दे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? इज इट पॉसिबल टू राइट डाउन इट लाइक दिस? क्या ये संभव है? बोलो, क्या ये संभव है कि हम लोग फटाक से इसका रिजल्ट लिख दें? चलिए मैं लिख के दिखाता हूं। बाकी तो हमारे पास फंडामेंटल एक है ही, हमें dq/dt और करेंट और जनरल टाइम t लिख के इक्वेशन लिखना, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, देन कैलकुलेशन, देन गेट द रिजल्ट, सब्स्टिट्यूशन लाइक ना। बाकी मैं सीधा आंसर बताने जा रहा हूं। मैं t बराबर 0 पे इसको बंद किया, at t equals to 0 S is closed, S is closed, लेकिन Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखो सीधा ध्यान से, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, आपको पता है ना, यहां पे Q1, मैं Q1 को ज्यादा मान रहा हूं। ये पहले बताओ, यहां प्लस रहेगा, यहां प्लस रहेगा, और यहां प्लस रहेगा, यहां माइनस रहेगा। बताओ ये जो प्लस प्लस होता है कितना होता है? Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2, और यहां पे कितना होता है? Q1 माइनस Q2/2। ठीक है, बताओ कैपेसिटर की तरफ बिहेव करेगा अंदर वाला, इसका मतलब अंदर वाले की ही डिस्चार्जिंग होती है, बाहर वाला चार्ज हमेशा वैसे ही रह जाता है जोड़ने के बाद भी। फिर से जब कैपेसिटर पे यदि इस तरह से चार्ज दिया जाए और यहां से वायर जोड़ दिया जाए, चाहे यहां से वायर जोड़ दिया जाए, फर्क नहीं पड़ता, तो चार्ज खत्म थोड़ी हो जाएंगे। चार्ज तो तभी कंप्लीटली डिस्चार्ज होते हैं जब इस पे जितना प्लस होता है उतना ही इस पे माइनस हो तो डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अलग 10 कूलाम हो और यहाँ पे -6 कूलाम हो तो मिला के भी तो 4 कूलाम रहेगा ही। यहाँ पे 10 कूलाम हो, यहाँ पे 20 कूलाम हो, तो जोड़ दोगे तो 30 कूलाम मिला के तो रहेगा ही। कहाँ जाएगा भाई? वो कहीं नहीं जाने वाला है चार्ज। इसका मतलब बाहर वाला चार्ज ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो तो इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम B। ऑन प्लेट A बाहर वाला चार्ज, बाहर वाला सरफेस पे इतना ही चार्ज रहेगा हमेशा। ये कहेगा कि हम डिस्चार्ज होंगे। याद करो, अंदर वाला कहेगा कि हमारे ऊपर चार्ज है, हम डिस्चार्ज होंगे। तो ये देखो डिस्चार्ज वाला, देखो इक्वेशन। फिर ये कहता है कि हम अंदर वाले पे चार्ज भेजेंगे, CV 1 - e⁻ t/RC। दिस इज आंसर। कितना इंटरेस्टिंग है ना। बाहर वाला सरफेस कह रहा है हम परमानेंट यही रहेंगे, अंदर वाला कह रहा है कि हम असली में तो हम ही कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं। जो पढ़ाई लिखाई होती है अंदर वाले के लिए ही होती है, तो अंदर वाला डिस्चार्ज हो रहा है वैसे ही जैसे डिस्चार्जिंग पढ़ा जाता है। और भी कर रहा है हम तो करंट से भेजेंगे भी, और इतना भेजेंगे। दिस इज नेट चार्ज ऑन A। सिमिलरली यू कैन राइट चार्ज ऑन प्लेट B2। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अब अंतिम बात कर लेते हैं। अंतिम बात, आज की लास्ट बात, अंतिम बात, लास्ट वन। हमको लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कह रहा हूं, है ना। और कितने कठिन चीजों को मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। बाकी तो फंडामेंटल बता ही चुका हूं कि कैसे करना चाहिए। अब अंतिम बात ये कर लेते हैं, जरा देखता हूं कि आप लोग चीजों को समझ पाते हैं। ये लीजिए, हाँ, पहले से ही
पहले से ही चार्ज इस पे है, मतलब ये कोई स्विच विच नहीं है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अंतिम बात आज हो रही है, आज की अंतिम बात। कोई स्विच नहीं है, पहले से ही कंप्लीट चार्ज है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर कनेक्शन, वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर कनेक्शन, मतलब जो होना था, जितना चार्ज इन पे होना था हो चुका है, करेंट वरेंट बंद हो चुका है। ये रहा स्लैब, ये रहा स्लैब, अचानक इंसर्ट कर दिया गया। ये रहा स्लैब। क्वेश्चन लिख सकते हैं, स्लैब इज इंसर्टेड इन वन ऑफ द कैपेसिटर्स सडनली एट t इक्वल्स टू 0। मतलब जैसे ही इंसर्ट किया गया, जैसे ही इंसर्ट किया गया अंदर में, वैसे उस टाइम, उस समय t 0 माना जाए और सडनली इंसर्ट किया गया। बताना है व्हाट इज चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखता हूं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी। देखता हूं कि तुम लोग बता पाते हो कि नहीं, जल्दी करो। जितना जल्दी हो सके इसका आंसर करिए। t इक्वल्स टू 0 पे सडनली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया गया। आपको बताना है, आपको यह बताना है कि अब क्या होगा। रेजिस्टर भी है, अब क्या होगा। हाउ मच चार्ज ऑन कैपेसिटर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको बताना है ना। तो क्या देखता हूं कि आप लोग कुछ लिख पढ़ रहे हैं कि नहीं, सही चीजें प्रॉपरली चल रहा है ना। जल्दी से करिए, सभी लोग जल्दी से करिए। ओके ओके, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्या किया जाए इसके लिए? कुछ है ऐसी व्यवस्था कि हम लोग इसको फटाक से कर ले? बाकी तो एक नॉर्मल सा अप्रोच तो है ही ना, एक नॉर्मल सा अप्रोच तो है ही, एक नॉर्मल सा हमारे पास अप्रोच तो है ही। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये नहीं समझ में आ रहा है। जल्दी से आप लोग बता सकते हैं क्या? t इक्वल्स टू 0 पे कोई स्विच नहीं है। ये चीजें जो होनी थी हो चुकी हैं, बस ये नया किया जा रहा है। t इक्वल्स टू 0 पे सडनली अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब is inserted into one of the capacitors, then find charge on capacitors and current in circuit, work done by battery, heat losses, graph as a function of time। देखता हूं कि कितने लोग कर पाते हैं आप लोग। बल्कि ज्यादा अच्छा है कि टाइम ओवर, हमको साफ दिख रहा है टाइम ओवर हो रहा है, तो ज्यादा अच्छा है। हम लोगों के पास एक क्लास और बचा है। मैं अगले क्लास में बहुत कुछ नई चीजें लेके आऊंगा और कंक्लूड कर रहा हूंगा कैपेसिटर को। इसको बताने के बाद मैं आगे की कुछ बातें करूंगा और हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना भी मैक्सिमम बची हुई चीजें हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा, प्रॉब्लमेटिक होगी चीजें, सो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, मेहनत करिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितना मैं पढ़ाया हूं उसी के अनुसार अप्रोच लगाइएगा। और हमारे बताने से जब बहुत ज्यादा फायदा होता भी नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टाइम देके सोचिएगा कि क्या। एक दो तरीके हैं, अक्सर मैं बताता हूँ। एक तो लेमैन अप्रोच है जिसे फंडामेंटल साइंस बोलते हैं, आपको उसी की तरह चलना होगा। दूसरा है क्या हम लोग कुछ बड़ा सा नया सा सोच सकते हैं इसके लिए, जैसे मैं पढ़ाया हूं। मैं तो अगली क्लास में छोटा वाला ही सलूशन बताऊंगा, सीधा आंसर लिखूंगा, देखूंगा कि क्या आप लोग सही लिखे हैं कि नहीं। तो चलिए आप लोग ट्राई करिएगा, साइंस को एंजॉय करिए, न कि केवल आईटी पीएमटी आप लोग अपने ध्यान में रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।